हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जी पैट नाइपर फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेबल जो कि आपके जी पैट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ में अगर कोई टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो तो वो भी हम आपको डिस्कस करते हुए चलते हैं। आज का टॉपिक वही है, आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी। आज का टॉपिक है स्टेज एंड डेप्थ ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये ऐसा एजेंट है एनेस्थेटिक की अगर एस्पेक्ट में बात करें तो जो आपकी बॉडी में, खास करके पूरी बॉडी में, ये जरूरी है क्योंकि जनरल मतलब ही होता है पूरी बॉडी में रिवर्सिबल तरीके से लॉस ऑफ पेन सेंसेशन को कॉज करता है, जिससे आप मेजर सर्जिकल प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलग अलग स्टेज एंड डेप्थ होते हैं, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्टेज हैं, उनके डेप्थ कौन से हैं, फिर उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा स्टेज 1 एनेस्थेसिया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 1 एनाल्जेसिक कंडीशन। दूसरा है स्टेज 2 जिसमें एक्साइटमेंट और डिलीवरियम जनरेट होता है। तीसरा है स्टेज 3 जिसमें सर्जिकल एनेस्थेसिया परफॉर्म किया जाता है। और फाइनली है स्टेज 4 जिसमें हम रेस्पिरेटरी मेडुलरी पैरालिसिस को देखते हैं। तो ये हो गया उनके स्टेज। चलिए एक एक स्टेज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। स्टेज नंबर 1 है एनेस्थेसिया का, वो है एनाल्जेसिया, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जहां पे आपको पेन का एहसास नहीं होगा। दो टर्म मैं यूज कर रहा हूं, शायद आपको सुनने में कभी कभार सेम लग सकता है, बट दोनों सेम नहीं है। हम बात कर रहे हैं एनेस्थेसिया और एनाल्जेसिया। एनेस्थेसिया मतलब ऐसे ड्रग जो कि पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक करते हैं होने से पहले, जबकि एनाल्जेसिक ड्रग ऐसे हैं जो पेन किलर हम इसको बोलते हैं, जो पेन होता है तो उसको बाद में सप्रेस करते हैं। तो एनेस्थेसिया का काम करने का एक तरीका यह भी है कि वो पेन के परसेप्शन को थोड़ा कम करता है। इसीलिए जो पहला स्टेज होगा आपके जनरल एनेस्थेटिक का वो होगा एनाल्जेसिया। इस एनाल्जेसिया केस में हम डिसओरिएंटेशन को भी देख सकते हैं। तो ये क्या फेज है? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जनरल एनेस्थेसिया टू द मोमेंट व्हेन पेशेंट लॉस कॉन्शियसनेस। इस फेज में, इस स्टेज में क्या होता है, जब आप जनरल एनेस्थेटिक देंगे तब से लेकर के तब तक जब तक कि पेशेंट अपना कॉन्शियसनेस लॉस नहीं कर देता, वो इस स्टेज 1 में इंक्लूड होते हैं। दूसरा है हमारा स्टेज 2 जिसमें एक्साइटमेंट या डेलीरियम की कंडीशन डेवलप होती है। एक्साइटमेंट मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे अगर आपको कोई ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जा रहा है, ले जाने के पहले तो जो भी आपके मन की स्थिति होगी वो अलग है, वहाँ पे जो एंजाइटी होगी, अलग कंडीशन होंगे, वो अलग है। उनको सप्रेस करने के लिए हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं, उसमें अलग अलग क्लासेस इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब एनेस्थेसिया देने के लिए आप रेडी हैं, आपको दे दिया गया है, स्टेज 1 जनरेट हो चुका है, हल्का हल्का पेन का एहसास कम होने लगा है, उसके बीच में कभी कभी आपको एक्साइटमेंट जैसे झटके आ सकते हैं। इस स्टेज को हम एक्साइटमेंट स्टेज कहते हैं। थोड़ा सा ये भ्रम की स्थिति भी हो सकती है, डेलीरियम जनरेट हो सकता है। इसमें क्या क्या होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फ्रॉम द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी याददाश्त के चले जाने से लेकर के द ऑनसेट ऑफ ऑटोमेटिक ब्रीदिंग, जहां पे आपका जो सिस्टम है ऑटोमेटिक ब्रीदिंग मोड पे चला जाता है, वो सारे डिस्क्रिप्शन चेंज यहां पे होते हैं। इसके बाद देखिए, रैपिड एक्टिंग एनेस्थेसिया आर यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन दिस स्टेज। इसके केस में क्या करते हैं, जो बहुत जल्दी काम करते हैं एनेस्थेसिया, रैपिड एक्टिंग, फास्ट एक्टिंग बोल सकते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है ताकि ये जो टाइम है, जिस तक टाइम तक एक्साइटमेंट है, डिलीवरियम है, इसको हम कम कर सकें और ओवरऑल बेनिफिट हम इसको ले सकते हैं, और उसके बाद हम स्टेज 3 पे एज सुन एज पॉसिबल स्विच ऑन कर सकें। उसलिए हम यहाँ पे जो रैपिड एक्टिंग एनेस्थेसिया है उसको इंक्लूड करते हैं। इसके बाद बारी आती है आपके स्टेज 3 की, जो कि मेन स्टेज है, जिसे हम सर्जिकल एनेस्थेसिया स्टेज कहते हैं। यही वो स्टेज है जहां पे एक्चुअल में सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो दिस इज द मेन स्टेप। ये भी पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज कंसीडर्ड एज अ सर्जिकल एनेस्थेसिया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4? आपका आंसर होगा स्टेज 3। इसमें क्या होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन टू द पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जहां से शुरू होता है वो है आपका ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन शुरू होने से लेकर के खत्म कहां तक होता है, पैरालिसिस जनरेट होने के कहां से, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इट स्प्लिट इनटू अ 4 प्लेन, जिसको हम 4 सब डिवाइड में डिवाइड करते हैं, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4। प्लेन 1 क्या होता है? प्लेन 1 में इंक्लूड होता है, इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, प्लेन 1 में होता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ऑटोमेटिक ब्रीदिंग टू द एंड ऑफ आई बॉल मूवमेंट। जब से आप ऑटोमेटिक ब्रीदिंग स्टार्ट करने लगते हैं
तब से लेकर के आई बॉल के मूवमेंट का खत्म होना, ये जो स्टार्ट और ये जो एंड है, ये पूरा प्रोसेस आपके इसी में इंक्लूड होता है। आई बॉल का मूवमेंट क्या है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको आई थिंक सेडेटिव हिप्नोटिक केस देखना चाहिए। वहां पे हम स्लीप के जितने स्टेज हैं उसके बारे में बात करते हैं, वो आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अगर आप बात करें प्लेन 2 की, तो इसमें क्या होता है, फ्रॉम द सीजेशन ऑफ आई बॉल मूवमेंट, आई बॉल के मूवमेंट में एक बंद होना, क्योंकि यहां से तो शुरू हो रहा था, तो यहां से जो खत्म होगा वो यहां से शुरू होगा। तो फ्रॉम द सीजेशन ऑफ आई बॉल मूवमेंट टू द इनिशिएशन ऑफ पैरालिसिस ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनके उस पैरालिसिस जनरेट होने तक का जो घटना है वो प्लेन 2 में इंक्लूड होता है। प्लेन 3 क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ पैरालिसिस ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल, कहाँ से शुरू होने की, कौन शुरू होने, ये वाला एंड वाला, तो जहाँ से एंड होता है आपका पैरालिसिस ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, वहाँ से ये शुरू होता है। एंड लास्ट प्लेन 4 की बात करें, फ्रॉम द इंटरकॉस्टल मसल पैरालिसिस टू डायफ्राग्मेटिक पैरालिसिस, डायफ्राम के पैरालिसिस तक, कहाँ से, इंटरकॉस्टल मसल के पैरालिसिस से लेकर के डायफ्राम के पैरालिसिस तक, ये पूरा स्टेप इस प्लेन 4 में इंक्लूड होता है। और चौथा है स्टेज 4, आई होप कि ये स्टेज 4 ना आए, ये है रेस्पिरेटरी या फिर मेडुलरली पैरालिसिस। जब जनरल एनेस्थेटिक का डोज ज़्यादा हो जाता है, इसकी रिकवरी नहीं होती है, तो फिर हमको प्रॉब्लम होता है। मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि इसके कुछ इस तरीके से ग्राफ बनते हैं, ये एक पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ। इसको अपन ऐसे समझेंगे, दिस स्टेज इज इंडक्शन स्टेज, दिस वन इज मेंटेनेंस एंड द थर्ड वन इज या तो डिक्लाइनिंग या तो रिकवरी। ये रिकवरी हो गई इस पॉइंट पे, जिसको मैं डॉटेड बना रहा हूँ, इस पॉइंट पे रिकवरी हो गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये और आगे बढ़ते गया, रिकवरी नहीं हो पाई, तो ये जो पूरा का पूरा फेज है वो आगे चला जाएगा और स्टेज 4 में पहुंचने से आपका रेस्पिरेटरी या तो मेडुलरली पैरालिसिस हो जाएगा और फाइनली किसी व्यक्ति की डेथ या कोमा पे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फ्रॉम स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, देखिए टिल डेथ, रेस्पिरेशन के रुकने, पैरालिसिस हो रही है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पैरालाइज हो जाएगा, तो फिर सांस कैसे लेगा, तो उसके रुकने से लेकर फाइनली डेथ होने तक का जो पूरा फेज है वह स्टेज 4 में आता है। द ओवरडोज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक कॉज मेडुलरली और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस विद रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड वैसोमोटर कोलैप्स, और उससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है या लंबे समय तक के लिए वो कोमा में चला जाता है, मोस्टली डेथ हो जाती है। तो ये जो पूरा कॉजेस हैं, पूरा स्टेज है, वो आपको याद रखने चाहिए आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस वीडियो को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, थीम मेडिकल पब्लिशर, और इसका पेज नंबर है 241। अगर आप इस बुक से संबंधित कोई भी डिटेल देखना चाहते हैं, लाइक रिव्यू, सैम्पल चैप्टर या फिर इंडेक्स, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज से पहले की जितनी भी सीरीज़ है जी पैट से रिलेटेड, उसको और आने वाले को सबको साथ में देखना है, PDF को विद इन दी ऐप डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कीजिए सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर देके रजिस्टर करें, फिर उसी ऐप के नीचे साइड में आपको एक स्टोर टैब दिखेगा, जिस पे क्लिक करके आप या तो सॉल्यूशंस बेस्ट एवर कोर्स को या GPAT/फार्मासिस्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये फार्माकोलॉजी टेबल के नाम से मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।